तो आपके केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, वो मैं पहले ही इन 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल ही जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। तो यार, ये आयोनिक कंपाउंड होते क्या हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें और हैं जो जानना ज़रूरी हैं, जिनके बारे में चलो पहले बात कर लेते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि एक जो एटम होता है उसमें कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं, जिनमें से जो सबसे पहली वाली ऑर्बिट होता है उसका नाम होता है के, फिर एल, फिर एम और एन। इस तरह की मतलब ऑर्बिट्स होती हैं कई सारी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं। अब जैसे हम यहाँ किसी एलिमेंट के एग्जाम्पल से समझें, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेटल ले लेते हैं। मेटल ले लिया हमने यहाँ पर सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो मैं पता ही होगा यहाँ पर कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मतलब कि जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एल शेल में 8 और एम शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तभी तो टोटल 11 हो जाएंगे। और अगर एक और एग्जांपल हम लें, जैसे कि ले लिया हमने मैग्नीशियम, जिसका जो नंबर होता है मतलब एटॉमिक नंबर वो 12 है, तो के शेल में आ जाएंगे 2, एल में 8 और एम में यहाँ पर आ जाएंगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी ये जो लास्ट शेल है यहाँ पर एम शेल, इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इन्हें एक स्टेबल एलिमेंट या फिर स्टेबल एटम कह लो बनना है, तो इनके जो लास्ट शेल है यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये करते क्या है कि ये जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स उनको लूज कर देते हैं। तो फिर इनकी जो आखिरी शेल बचेगी वो ये एल शेल बचेगी, और इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लें। अगर इनके पास एक पहले से है तो 7 और ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन तुम खुद सोचो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से बढ़िया है कि 1 या 2 को डोनेट ही कर दो कहीं पर। फिर अगर हम किसी नॉन मेटल का एग्जांपल ले लें, जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 8। तो उसकी जो के शेल है उसमें हो जाएंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बचे कुछ 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे इसकी एल शेल में। अब इसके इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, क्योंकि यही इसकी लास्ट यानी कि वैलेंस शेल में है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर एल शेल। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो इन 6 को ये डोनेट कर दे, या फिर यहाँ कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले ले। तो ऑब्वियसली ये 6 को डोनेट तो यहाँ पर करेगा नहीं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला जो ऑप्शन है उसी को यहाँ पर प्रेफर करेंगे। बाकी अगर कोई दूसरा एलिमेंट हम ले लें एग्जांपल में, जैसे कि मान लेते हैं क्लोरीन को, तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 17। तो इसकी जो के शेल है उसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो एल शेल है उसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बचे कुछ जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे इसकी एम शेल में। अब यहाँ से ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये जो पीछे 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा और अपने ऑक्टेट को कर लेगा कंप्लीट, जैसे कि इसकी लास्ट शेल में हो जाएंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हो जाएगा बिल्कुल स्टेबल एटम। अब इस सबसे देखो हमने क्या सीखा, ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं हमेशा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो फिर इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और ये जो क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बस यही चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी आयोनिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले। चलो फिर डायरेक्ट बढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की तरफ। अब जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन करके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए तब भी तुम्हें यही लिखना है। अब सबसे पहला आयोनिक कंपाउंड जिसके एग्जांपल से हमें समझना है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि वही नमक जो तुम खाते हो। अब इसका फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब Na सोडियम सबसे पहले आता है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, 2, 8 और 1। मतलब कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और आखिरी वाले में 1। अब ये करता है क्या है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, और इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये रह जाता है सिर्फ 2,8। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो इसने लूज ही कर दिया ना। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले होती है 2,8,7। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर गेन कर लेता है। अब ये गेन करने के बाद इसका ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में ये भी पूरा होकर 8 हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ हो जाती है 2,8,8। तो देखो Na की भी जो आखिरी वाला शेल है वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जहाँ पहले थे सिर्फ 1, और ये जो क्लोरीन है इसके भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जहाँ पहले थे सिर्फ 7।
अब देखो इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो ये जो सोडियम है इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी वाली शेल में, ये अभी अभी हमने पढ़ा। अब ये जो क्लोरीन है इसके पास थे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो सोडियम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा, इसने यहाँ क्लोरीन को दे दिया, तो ये जो क्लोरीन का ऑक्टेट है वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। और यहाँ हम कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं, मतलब Na के ऊपर हो जाएगा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये जो क्लोरीन है इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये Na वाला, और इसके ऊपर आ जाएगा एक माइनस का चार्ज, तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर NaCl ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन का आयन है ये आपस में काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, मतलब जो इन दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स है। अब ये जो Na है इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको हम कैटायन बोलते हैं, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, जो कि है यहाँ पर क्लोरीन, उसको हम एनायन बोलते हैं। और अगर तुम इसको भूल जाओ तो कुछ ऐसे याद रखना, जैसे ये जो ए है ये एन फॉर नेगेटिव, और आयन मतलब कि नेगेटिव आयन, तो जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पर हो जाएगा एनायन, और जो बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो हो जाएगा कैटायन। तो ये जो अभी अभी मैंने तुम्हें NaCl का फॉर्मेशन कराया है, इसी तरीके से तुम MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को भी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम देख सकते हो मैग्नीशियम में यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने जो रिएक्शन की है वो भी 2 क्लोरीन एटम्स के संग की है, और एक क्लोरीन एटम ने इसका एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर ले लिया है। तो जो फॉर्मूला निकल कर आया है मैग्नीशियम क्लोराइड का वो है MgCl2 यानी 2 क्लोरीन के आइटम्स। चलो अब ये सब तो सीख लिया, अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि ये जो सबसे इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ये जनरली हमें सॉलिड स्टेट में यहाँ पर मिलते हैं। सॉलिड स्टेट में इसलिए क्योंकि इनके जो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर पीसेस में ब्रेक होते हैं। पीसेस में ब्रेक होने को हम एक वर्ड में ब्रिटल भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि इनका ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वही फिर से वही रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इन्हें तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब मेल्ट या फिर बॉयल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फिर अगर इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो होते हैं जनरली वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं, मीन्स अगर तुम इन्हें डिसॉल्व करोगे तो ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। तुमने वो जो स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल देखा था NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का, जो कि तुम्हारा नमक होता है, उसको तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व तो वो हो जाएगा, यानी कि वाटर में तो ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये जो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इन सब में ये डिसॉल्व नहीं होते। फिर अगर बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तो यार वो तो यही है कि ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो पाती, लेकिन मोल्टन स्टेट या फिर अगर इन्हें वाटर में मिक्स कर दें, यानी कि जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, तो फिर उस कंडीशन में इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मतलब उस कंडीशन में तो एक कंडक्टर बन जाएंगे। तो अगर तुम्हें यार वीडियो पसंद आई होगी, तुमने यहाँ तक देखी है तो पसंद तो ऑब्वियसली आई होगी, तो यार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर तुम लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी सब्सक्राइब करने को मैं बोलता तो नहीं हूँ, बट यार तुम्हें भी पता है कि सब्सक्राइब तो करना ही होता है। तो फिर इस वीडियो के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिल ही जाएंगे, मतलब आ गए होंगे, तुम एक बार चेक करो, और जो पुराने पार्ट्स हैं उन्हें भी देख लेना। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो तुम ले लो। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।